कि भ्रष्टाचार की जो कलई है, आप आईएएस रह चुके हैं। एक आईएएस के कमरे से लेके एक गरीब बच्चे के प्राथमिक विद्यालय तक घूसखोरी का आलम चलता है, भ्रष्टाचार का आलम चलता है। मैं तो बताइए कितनी चुनौती है आपके लिए, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप तो रोज़ मिलते ही रहते हैं कि लोग से, मैं भी मिल रहा हूँ। हर एक दूसरा या तीसरा व्यक्ति बोलता है कि भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा हो गई है। बनारस के इतिहास में इतना करप्शन कभी नहीं था। हिंदुस्तान की राजनीति बदलने वाली है। यूपी का चुनाव है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पर पूरी दुनिया की नज़र है। आज बड़ा एक दिलचस्प शख्स से मैं मिला हूँ जो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, जो बंद कमरों में एसी में बैठकर पूरे ज़िले पर अपनी नज़र रखते थे। आज वे भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र को चुना है। 30 साल आईएएस में मैंने नौकरी की। कैंट विधानसभा ये वो विधानसभा है जहां पर 30 साल से एक ही परिवार का कब्जा है। यहाँ के विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव 30 साल से लगातार इनके परिवार का दबदबा है। सबसे बड़ी दिलचस्प की बात है, हिंदुस्तान की राजनीति अब इसलिए बदलेगी क्योंकि लोग अब धर्म को छोड़कर अब शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये आईएएस है, ये वही आईएएस अधिकारी हैं। पंपलेट लेकर लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति अगर बदलेगी तभी बदलेगी जब पढ़ा लिखा एक युवा आपके बीच में आपका नेता बनेगा। पूर्व आईएएस हैं प्रवीण प्रकाश जी, इनसे बातचीत करते हैं। भाजपा के खिलाफ टाल ठोके अपना। आप पूर्व आईएएस हैं प्रवीण प्रकाश जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है कि अगर अधिकारी रैंक और पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा दशा और लोगों की तकदीर बदलेगी। क्या कुछ कहेंगे? आज हम आपको देखें, आप तपती धूप में एसी से निकल के तपती धूप में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आप बताइए कि पहले की कितना चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि आज के समय में लोग धर्म को महत्व दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, लोग बेरोजगार हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मैं 30 साल आईएएस में मैंने नौकरी की और 55 साल की उम्र में जब मैं वापस आंध्र प्रदेश से अपने जहाँ निवासी हूँ, मैं करौंदी का निवासी हूँ यहाँ पर, तो मेरे तो अब लाइफ का जो लेफ़्ट ओवर जो भी 20 साल जितने भी हैं ईश्वर ने लिखे हैं तो वो तो अब वाराणसी के लिए ही हैं, कैंट विधानसभा के लिए ही हैं। तो मेरा तो यही प्रयत्न होगा कि जो भी आर्थिक विकास और गरीब और मिडिल क्लास की इनकम बढ़ाना, इसके अराउंड काम करना, इसके अराउंड सोचें बातें करना और इसके अराउंड माइंडसेट चेंज करना, यही मेरे लाइफ का काम है। आपको पूरे तरीके पता है कि ज़िले कैसे चलाए जाते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप सरकार के अधीन काम किए हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ 30 साल से कब्जा है और लोग जो है यहाँ के लोग धर्म नगरी में धर्म को तवज्जो देते हैं। आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 30 सालों से सौरभ श्रीवास्तव विधायक का कब्जा है? मैं जो बोलते हैं जैसे कि कॉइन का दूसरा साइड होता है, वो मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा आप लोग भी सबको बताएं। आप ये मुझे बताइए कि जो जगह 12 साल से वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में, एडेड स्कूल्स में एक सेक्शन में 150 बच्चे, 130 बच्चे, जबकि पूरे भारत में कहीं भी आप किसी भी डेवलप्ड सिटी में चले जाएं, डेवलप्ड स्टेट में चले जाएं, एक सेक्शन में 35 से बच्चे नहीं होंगे। आप रामनगर में चले जाएं, यहाँ पर देख लें, कहीं भी चले जाएं। तो ऐसे ये क्यों नहीं बना? 12 साल से ये मुद्दा क्यों नहीं बना कि अगर हम क्या ये तो हम सब मानते हैं कि गरीबी से बाहर निकलने का शिक्षा के अलावा और तो कोई बताए ना, कोई मैजिक है क्या? कोई ऐसा कोई बैठा हुआ है कि जो हमें पैसे दे देगा और हमारी गरीबी कम कर देगा? वो तो केवल एक ही तरीका है, शिक्षा। कैसे वो बच्चों को ब्लेम करना, तुम तो गरीब हो। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं सर, स्कूलों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। स्कूल के अंदर जो स्थिति है वह दुनिया न देख पाए, पहली बात। और दूसरी बात, कई स्कूलें बंद कराई गई हैं। ये आपके सरकार जो आपकी पार्टी का है दावा है। सर, कितनी चुनौती है आपके लिए, क्योंकि जिस बनारस से आप चुनाव लड़ रहे हैं ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और 8 सीट पर जो है कि भाजपा कब्जा है। आप ये बताइए, अब जब हम बात करते हैं सोशल ऑडिटिंग की, कि जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डीएम ऑफिस हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, चाहे स्कूल हो, उसकी सोशल ऑडिटिंग है। ये टैक्स पेयर्स मनी ही तो है, किसी का पर्सनल पैसा तो है नहीं, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। तो फिर उसमें आप क्यों बैन करोगे?
तो जैसे ही आपने बैन किया, इसका मतलब आप यूट्यूबर्स के राइट को डिनाइड कर, उनके अधिकारों को क्यों डिनाई कर रहे हो? लोगों के बोलने के राइट को डिनाई करते हो, लोगों के जो उनका जो प्रोफेशन है उसके राइट को डिनाई करते हो। तो जहाँ जहाँ कभी भी कोई भी गवर्नमेंट किसी इस तरीके से किसी के राइट को डिनाइड कर रही है, स्कूल विज़िट करके एक यूट्यूबर सोशल ऑडिटिंग नहीं कर सकता, ये यूट्यूबर के राइट का डिनायल है और इसको एक ना एक दिन रिपे करना पड़ेगा। सरकार किस मामलों में फेल है? किन किन पॉइंट पर आप बताएंगे कि लोगों को कि भाजपा सरकार फेल है? चीनी का रेट बढ़ा हुआ है, रक्षाबंधन है, जो एथेनॉल का मामला चल रहा है, पेट्रोल की स्थिति आप देख ही रहे हैं, आप लोग सीधा सीधा करें गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है। बताइए कि भ्रष्टाचार की जो कलई है, आप आईएएस रह चुके हैं, एक आईएएस के कमरे से लेके एक गरीब बच्चे के प्राथमिक विद्यालय तक घूसखोरी का आलम चलता है, भ्रष्टाचार का आलम चलता है। मैं तो बताइए कितनी चुनौती है आपके लिए, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप तो रोज़ मिलते ही रहते हैं के लोग से, मैं भी मिल रहा हूँ। हर एक दूसरा या तीसरा व्यक्ति बोलता है कि भ्रष्टाचार की तो परिकाष्ठा हो गई है, बनारस के इतिहास में इतना करप्शन कभी नहीं था। तो कोई सुनने को तैयार, जब तुम सुनने को लिए तैयार नहीं हो, हम एक ही चीज़ को लेके बस एक ही चीज़ को लेके चल रहे हैं। सुनो तो कि जब मुझे लोग बोल रहे हैं, हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, तो जाहिर है कि सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार है। दूसरा लोग बोलते हैं थक गए हैं पढ़ाई प्रिपरेशन करते करते, ना गवर्नमेंट की नौकरी आ रही है ना कोई प्राइवेट नौकरी। आप ही बताओ, जिस देश में रोज़ एक सरकार कैसे बन रही है? सरकार, अब ये तो यही चीज़ लोगों, ये सब मुझे उनको बताना है। क्या बताएंगे? आप आईएएस हैं, आप तो बताएंगे ना किस तरह से जो ईवीएम पर आरोप लगते हैं, खेल हो रहे हैं, तो लोगों को कैसे बताएंगे? आप जब बताते होंगे कि मैं आईएएस हूँ, पूर्व आईएएस हूँ, मैं सारी चीज़ों को देखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपके बच्चे का तकदीर बदलूंगा अगर सरकार में आऊँगा। आप जब कह रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या क्या लोग कह रहे हैं? बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं, जैसे डिफरेंट थॉट प्रोसेस को। मेरी सबसे एक ही विनती है, बस एक ही चीज़ के बारे में सोचें, गरीबी हटाने के लिए और मिडिल क्लास की इनकम। जैसे ही हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचने लगते हैं, अब आप देखो पूर्वांचल, हम हैं कौन? अगर हम देश लेवल पे देखें तो पर कैपिटा इनकम में शायद हम इस देश के सबसे गरीब लोग हैं। जब हम सबसे गरीब हैं तो हमारा सबसे एक ही मुद्दा हो सकता है ना, गरीबी हटाओ, मिडिल क्लास की इनकम बढ़ाओ। तो मेरा सारे आपके द्वारा मैं लोगों से जाता हूँ, लोग बाकी डिफरेंट मुद्दों के बारे में बात करते हैं। अब इसके हम सबको मिलके गरीबी इनकम जनरेट करना, बढ़ाना, ये बहुत अपने में एक पूरा प्रोजेक्ट है। आप लगातार लोगों को बांट रहे हैं, देख रहे हैं, पंपलेट बांटते हुए आ रहे हैं, कई तस्वीरें हमने आपकी बनाई है। तो जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों से तो कुछ तो बता रहे होंगे कि हमारा प्रमुख मुद्दा क्या है। मैं ये बोलता हूँ कि जब तक आप भाई हम लाइफ में बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर आप कांग्रेस को मौका ही नहीं दोगे, 1986 में लास्ट कांग्रेस का एमएलए बना है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने यह बुनाने में पूर्ण रूप से कामयाब हो गया कि 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। हमने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, हमने धर्म को लेकर हमने राम मंदिर बनवाई, हमने बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवाया, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने हाईवे बनवाया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ देश के लोगों को बांटा है। देखिए, हर एक जनरेशन का 15 से 20 साल होता है, जैसे बोलते हैं जनरेशन वाई, मिलेनियम, जेन जी, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा। 15 साल में, 20 साल में 2 जनरेशन से कांग्रेस को मौका ही नहीं मिला, तो कोई कैसे बोल सकता है कि 2 पीढ़ियों ने तो यहाँ देखा ही नहीं कि कांग्रेस एक बार चांस देखो और फिर जब बनारस में क्या क्या कमियाँ आपको नजर आई? बनारस में 90,000, मतलब कि अगर एक योजना अगर कोई आ जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए बनारस के विकास के लिए माना जाएगा। ये 1 लाख करोड़ रुपए के विकास ने आपको क्या दिखा? विकास दिखा या भ्रष्टाचार दिखा? देखिए, विकास हमेशा, जो विकास की डेफिनेशन होती है वो हमेशा होती है गरीब से अमीर। अगर जोग्राफिकली देखें तो विकास मतलब बस्तियों का विकास। दे तो रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत मकान सिलेंडर दे रहे हैं। मैं आपको इतनी कॉलोनियाँ दिखा दूंगा जहाँ पर 2014 के बाद एक भी रोड में चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह से कूड़ा उठता था अभी वैसा भी कूड़ा उठ रहा है, पानी उतना ही गंदा आ रहा है जैसे पहले गंदा हो रहा है। एक बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम लिखना शुरू नहीं किया। कैंट विधानसभा में क्या क्या कमियाँ नजर आई? मैंने बताया आपको, आप बताइए। दूसरे राज्यों में 100% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के, एडेड स्कूल के इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चा नहीं लिख रहा है। ग्लोबल सिटीजन नहीं बनाना है, ग्लोबल एम्प्लॉयबल नहीं बनाना है अपने बच्चों को कैंट के। दूसरा, आप सर्वे करना, अभी यहाँ पर
10 में 3 से ज़्यादा लोगों के पास अगर मिल गया आपको आयुष्मान कार्ड, तो आप जो बोलोगे मैं तैयार। किसी को आयुष्मान कार्ड, इतनी बड़ी बड़ी वो आयुष्मान योजना, आयुष्मान है क्या, गरीबों तक पहुंची क्या आयुष्मान योजना? आप सर्वे कर लो, मैं दावे से बोलता हूँ 10 गरीबों से आप बात करो, 3 से ज़्यादा लोगों के पास नहीं। तो ये आपका सर्वे है ना, तो तुम गरीबों से, तुम्हें गरीब और मिडिल क्लास को सेंट्रल स्टेज पे डाल के सारी स्कीमें बनानी पड़ेंगी। ये स्कीमों में गरीबों को सेंट्रल स्टेज पे नहीं रखा जा रहा है, वो हम करेंगे। मतलब अब अगर राजनीति बदलनी है, बच्चों का भविष्य बदलना है, तो IAS और पढ़े लिखों को मौका देना पड़ेगा। आपका मानना है? नहीं, मेरा मानना है, उससे बड़ा मानना है कि सेंट्रल एजेंडा हम सबको मिलके आर्थिक विकास करना है, और आर्थिक विकास करना होगा तो सबको धर्म या जाति छोड़ के सबको मिला के ही तो होगा ना, और कैसे पॉसिबल है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IAS हैं। इन्होंने साफ तौर से यह कहा कि इतिहास दोहराई जाएगी। हमें फ़िलहाल मौका नहीं मिला, लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि हमने जब लोगों से मिला तो लोगों ने साफ तौर से कहा कि आयुष्मान कार्ड की सरकार तो बात कर रही है, लेकिन हर 10 में तीसरे व्यक्ति के पास ही अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने यह कहा कि देश के लिए और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को रोज़गार देना, और रोज़गार के मामले में यह सरकार पूर्ण रूप से फेल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तकदीर बदले, तो पढ़े लिखे लोगों को आपको मौका देना पड़ेगा। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।